हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 4 का यूनिट 1 कर रहे हैं और इसमें हम ओल्ड एज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और हमने कुछ सेंसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने विजन और हियरिंग के बारे में पढ़ लिया है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें और जो सेंसेस हैं, टेस्ट और स्मेल। सम लॉस इन टेस्ट सेंसिटिविटी टेक्स प्लेस विद एजिंग। तो टेस्ट की सेंसिटिविटी भी कम होने लगती है धीरे धीरे एजिंग के साथ, और लॉस इज़ वेरी माइनर, मतलब बहुत कम लॉस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बिल्कुल भी टेस्ट ना आए। और स्मेल की जो एबिलिटी है उसमें भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी जो ओल्डर एज के लोग होते हैं उनको लगता है कि जो खाना है वो टेस्टलेस बना है, क्योंकि उनको टेस्ट नहीं आता है, और जो पहले उनके फेवरेट फूड्स में से हुआ करती थी चीज़ें वो बाद में उनको पसंद आना बंद हो जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। प्लस उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से कुक कर सकें, या इतनी विलिंगनेस भी नहीं होती। और चोइंग में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कईयों के जो दांत हैं वो टूट जाते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से खाना खाना उनका इतना ज़्यादा इंजॉयबल नहीं रहता है जितना पहले होता है। टच में क्या होता है? द स्किन सर्व्स एज प्रोटेक्टिव फंक्शन बाय बफरिंग अस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। स्किन चेंजेस लीव द ओल्डर पर्सन वनरेबल टू डिस्कम्फर्ट एंड हार्म। तो जैसे कि रिड्यूस सेंसिटिविटी हो जाती है, स्किन की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि उनको जो गर्म चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी डैमेज कर सकती हैं, उसकी स्किन को हर्ट कर सकती है। जैसे हीटिंग पैड्स हो गए, हॉट वाटर बॉटल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें स्किन को डैमेज कॉज कर सकती हैं। और ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही उनको सडनली बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो ऑलरेडी बहुत रिड्यूस्ड है। और स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो जैसे हमारी बॉडी कैसे टेम्परेचर मेंटेन करती है, वो स्वेटिंग की वजह से करती है। तो उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने में प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज में, क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, स्वेटिंग भी कम होती है। बाकी स्किन में रिंकलिंग, ड्राइंग, स्केलिंग, ये सारी चीज़ें तो नज़र आ ही रही होती है। स्किन टीयर और ब्रेक होना शुरू हो जाती है। इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्किन के थिन होने की वजह से। बोन्स और मसल्स में चेंजेस आते हैं, क्योंकि वीक हो जाती है, हर चीज़ वीक हो रही है एक तरीके से, यहाँ पे हर चीज़ डिक्लाइन हो रही है। तो बोन्स एंड मसल में भी वीकनेस आने शुरू हो जाती है। लिगामेंट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो बोन्स को, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो उनको जॉइंट में पेन होती है स्टिफनेस की वजह से। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है ताकि वो स्टिफनेस ना आए। फिर मोस्ट फिजिशियंस फील दैट वॉकिंग अलॉन्ग विद एडिक्वेट रेस्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट आर ट्रेमेंडसली वैल्यूएबल। कि वॉकिंग करनी है लेकिन साथ में रेस्ट भी लेना है और न्यूट्रिशियस डाइट भी होनी चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फॉल्स ड्यू टू चेंजेस इन बोन मास एंड स्ट्रेंथ। फॉल्स ऑफन रिजल्ट इन इंजरी। तो इस एज में गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि इतना ज़्यादा बोन के अंदर शॉक एब्जॉर्बर जैसे होता है फैट, वो नहीं होता है, तो गिरने से बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। फिर टीथ एंड माउथ में लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली उनके जो टीथ हैं वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं, गम डिसीजेज होना शुरू हो जाते हैं। केयर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है पहले से। यंग एज में तो एक्चुअली हम करते ही नहीं है इतना ज़्यादा केयर अपना टीथ वगैरह की, लेकिन इस एज में बहुत ज़रूरी होता है केयर करना, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। डाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अपसेट स्टमक हो जाता है, या भूख ही नहीं लगती है कभी कभी, तो क्योंकि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही होती है। It is common for older people to have less frequent bowel movements and to suffer constipation। तो bowel movements ठीक से नहीं होती है, constipations हो जाती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनको बहुत होती है। इसलिए डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें फाइबर हो और फ्लूइड हो। फाइबर हो जैसे कि सैलड वगैरह, जिसके अंदर फाइबर हो और फ्लूइड भी हो थोड़ा सा, ताकि बॉवल मूवमेंट नॉर्मल रहे। फिर उसके बाद कुछ लोग लेग्जेटिव यूज़ करते हैं। लेग्जेटिव क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए खाते हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। उससे अच्छा है कि आप डाइट ऐसी लो जैसे ब्रांड सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिसमें फाइबर भी होता है और फ्लूइड भी होता है।
फ्लूइड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब स्वेटिंग से तो हो नहीं रहा है, तो कैसे मेंटेन होगा? जितना ज़्यादा पानी या फ्लूइड लोगे तो उससे फिर क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम भी नॉर्मल ज़्यादा बेटर रहेगा. However, some older people make mistake of limiting their fluid intake in order to avoid frequent urination. तो ज़्यादा फ्लूइड इंटेक इसलिए नहीं लेते कि उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, इस चक्कर में वो बार बार फ्लूइड नहीं लेते हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन टाइप की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है. फिर सर्कुलेशन, हार्ट स्लोज डाउन, अगेन हार्ट भी स्लो डाउन हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाती है. सर्कुलेशन वो डिक्रीज सर्कुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कोल्ड सेंसिटिविटी. वही जो स्किन की कोल्ड सेंसिटिविटी है वो इसलिए होती है क्योंकि सर्कुलेशन डिक्रीज हो गई है. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शन इज कैरीड थ्रू ब्लड. द एल्डर विद पुअर सर्कुलेशन एक्सपीरियंस फॉरगेटफुलनेस एंड अदर सिम्टम. तो जो पुअर कॉग्निशन जैसे मेमोरी वगैरह वीक होना, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई तो ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो ब्लड में होता है कम हो गया, तो ऑक्सीजन के बिना ब्रेन जो है वो उसका भी काम स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन के फंक्शन के लिए. तो ब्लड वेसल्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी लूज इलास्टिसिटी. ब्लड वेसल्स की भी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है. दिस कॉज ब्लड टेंड टू पूल इन द फीट एंड लेग्स. इसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स का फीट और लेग्स में वो पूल मतलब इकट्ठे हो जाना. दिस मीन्स दैट स्वेलिंग हो जाती है फीट में या लेग मतलब पैरों में और लेग्स में. फिर चेंजेस इन सर्कुलेशन मेक ओल्डर पर्सन मोर ससेप्टिबल टू द डेवलपमेंट ऑफ लिटिल स्ट्रोक्स. तो अगेन ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से स्ट्रोक्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है. और हेडेक हो गया, विजन डिस्टर्बेंस होगी, लॉस ऑफ बैलेंस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है. प्रेशर अल्सर्स आर स्किन प्रॉब्लम. ये एक स्किन प्रॉब्लम है. प्रेशर अल्सर्स फाउंड इन पीपल विद लिमिटेड मोबिलिटी due to impaired circulation. When an older person is unable to move about, tissue may die due to lack of an adequate blood supply to the skin. तो जो जो ओल्ड एज में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह ना करना, ज़्यादा बाहर ना जाना, मूव ना करना, मोबिलिटी कम होती है, तो सर्कुलेशन ऑलरेडी स्लो होती है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है प्रेशर अल्सर वाली, क्योंकि ब्लड सप्लाई उस जगह पे नहीं होती है जहाँ मोबिलिटी कम होने की वजह से. फिर आगे लिखा है कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में चेंजेस क्या आते हैं. तो दे आर अफेक्टेड बाय एजिंग एज द हार्ट मसल बिकम्स मोर रिजिड एंड सम सेल्स एनलार्ज, थिकनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हार्ट मसल्स रिजिड हो जाते हैं, सेल्स एनलार्ज हो जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिक हो जाता है, आर्टरी स्टिफ हो जाती है, प्लेक अक्यूमुलेट हो जाता है उसके अंदर. तो हार्ट जो है वो थोड़ा सा जो लेस, उतना फोर्स पहले जितना करता था ब्लड फ्लो करने के लिए उतना फोर्स नहीं लगा पाता है. सफिशिएंट ऑक्सीजन में नॉट बी डिलीवर्ड, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है सफिशिएंट. लंग्स की इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है, इवन इसमें लिखा है हाफ हो जाती है उसकी कैपेसिटी पहले से. ब्लड जो है लेस ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है. तो बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो होती हैं प्रॉब्लमेटिक होनी शुरू हो जाती है. फिर इम्यून सिस्टम में क्या होता है, टी सेल्स डिक्लाइन. वो जो टी सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के जो होते हैं टी सेल्स, ये डिक्लाइन हो जाते हैं. ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज अ प्रॉब्लम व्हेन इम्यून सिस्टम टर्न अगेंस्ट नॉर्मल बॉडी टिश्यूज. दिस पुट एल्डर एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, CVD, कैंसर्स. तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो वो अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट कई बारी वो कर देता है, अटैक करना शुरू कर देता है. टी सेल्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी फंक्शनिंग. स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है कि स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप में ये सारी चीज़ें रिपेयर होती हैं, आपके बॉडी फंक्शन जितने भी स्लो हो रहे हैं स्लीप में थोड़ा सा फिर से रिफ्रेशमेंट हो जाती है. और स्लीप हार्ड होती है इस एज में, स्लीप नींद आती भी नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है जबकि इस एज में सोना.
men seem to have more sleep problem than women. तो मेन का बोला हुआ है ज़्यादा स्लीप प्रॉब्लम होती है क्योंकि ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड दे नीड टू यूरिनेट मोर. तो उनको क्योंकि बार बार यूरिनेट करना पड़ता है रात को प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज होने की वजह से, तो इसलिए उनको स्लीप प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. स्लीप एपनिया होता है जिसमें सोते टाइम बीच बीच में जैसे सांस रुक जाना, तो थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाता है और फिर एकदम से वो उठ जाते हैं क्योंकि सांस रुक जाता है, फिर दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है. और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि लंग्स रिक्वायरमेंट की, तो लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए. अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है, लेग्स जो है ना दे ऑल्सो मूव रैपिडली ड्यूरिंग द नाइट. रेस्टलेस लेग्स थोड़ी सी रेस्टलेस टाइप की हो जाती हैं. वो एक प्रॉब्लम होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके. उसमें क्या होता है कि उनको बार बार अपनी लेग मूव करनी पड़ती है क्योंकि उनको ऐसे अजीब सी फीलिंग होती है लेग में कि उनको लगता है कि मूव करने से वो मूव करनी पड़ती है उनको अपनी लेग. इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आप इसको नेट पे पढ़ना तो आपको समझ में आएगा. इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है. तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनको सोने में प्रॉब्लम होती है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एज में. फिर सेक्सुअलिटी में ऑब्वियसली सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, फिजिकल कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाती है, इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है सेक्स में. इमोशनल कॉजेज़ क्या होते हैं, इमोशनल कॉजेज़ की वजह से या जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनकी वजह से या डिसीज़ की वजह से या नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से. फिर उसके बाद है फिज़िकल डिसेबिलिटीज़. फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में ये सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. रेस्पिरेटरी डिसीज़ ऑल्सो क्लाइम इन द लेट एडल्टहुड. तो ये सारे डिसीज़ आ जाते हैं. रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गया. एम्फीसिमा इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन लंग टिश्यू. तो ये नाम यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने दिया हुआ है. लंग टिश्यू में जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है. मोस्ट रिजल्ट फ्रॉम स्मोकिंग. तो स्मोकिंग से तो कुछ ज़्यादा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका ज़्यादा होता है. इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होता है, निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है. स्ट्रोक इज द 4th मोस्ट कॉमन किलर इन एल्डरली. तो सबसे ज़्यादा कॉमनली डेथ किससे होती है? स्ट्रोक से. फिर है देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो. तो वो स्ट्रोक किस लिए होता है? क्योंकि ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से स्ट्रोक्स होते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है. ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन की प्रॉब्लम. आर्थराइटिस बहुत कॉमन है. डायबिटीज़ बहुत कॉमन है. तो प्राइमरी एजिंग क्या है? बायोलॉजिकल एजिंग दैट अकर्स इवन इन द कंटेक्स्ट. प्राइमरी एजिंग मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है लेकिन फिर भी बायोलॉजिकली तो आपकी एजिंग होगी ना. आप एजिंग तो नहीं रोक सकते चाहे कितना भी आप हेल्दी हो. तो वो हो गया प्राइमरी एजिंग. सेकेंडरी एजिंग क्या हो गया? डिक्लाइन इन फंक्शन ड्यू टू हेरिडिटरी डिफेक्ट. अब कोई हेरिडिटरी चीज़ अगर आपके अंदर है जो आपके पेरेंट्स में भी थी प्रॉब्लम, अगर वो उस तरह का कोई डिक्लाइन हो रहा है तो वो भी आप नहीं रोक सकते. हेरिडिटरी है तो वो हो गया सेकेंडरी एजिंग. जैसे कोई डिसीज़ हो सकता है या फिर उसका कॉज हो सकता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं थी, आपने एक्सरसाइजेस नहीं करी, या आपको कोई डिसीज़ हो गया, या पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट ऐसा है, स्ट्रेस है. तो वो तो हो गई सेकेंडरी एजिंग. उसके बाद आ जाता है आर्थराइटिस. भी बहुत कॉमन हो गया है आजकल. तो जो जॉइंट्स में और मसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कॉमन है. इसमें कार्टिलेज जो होते हैं वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं. कार्टिलेज क्या होते हैं? दैट कुशन्स द बोन्स इन द जॉइंट्स. तो जो जॉइंट्स को जो एक तरीके का कुशन इफेक्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो कार्टिलेज होते हैं. ओबेसिटी प्रॉब्लम होती है कईयों को. रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है. ऑटो इम्यून डिसीज दैट इन्वॉल्व द होल बॉडी. देयर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो इसमें क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग टाइप की, जिसकी वजह से जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है. डायबिटीज़ तो आप सबको पता ही है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है. और डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? डायबिटीज़ के होने की वजह से हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स,
इंजरी टू द आईज, किडनी, नर्व, ये सारी चीज़ें साथ में होने शुरू हो जाती हैं। मोटिव और फिर अनइंटेंशनल इंजरीज क्या होती है, ये सारे ये इन्होंने ये बताया हुआ है कि डेथ के क्या क्या रीजंस होते हैं। फिर अनइंटेंशनल इंजरीज में जैसे एक्सीडेंट्स हो जाना, तो 1/4 ऑफ इंजरी मोर्टेलिटी लेटर इन लाइफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब 1/4 तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से ही डेथ्स होती है, ये कह रहे हैं। मेन की ज़्यादा होती है वुमेन से मोटर व्हीकल इंजरी से। तो ये सारा हमने कर लिया है। रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, तो ये सब वही हो रहा है, रिपीट। फॉल से, गिर के, नीचे गिर के, 30% ऑफ दोज ओवर 65 and 40% of those over 80 have had a fall within the past year. Serious injury results about 10% of the time, most commonly a hip fracture. तो बहुत ज़्यादा गिरते भी हैं इस एज में, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता है, मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इंजरी हो जाती है। तो आई थिंक इनफ है इतना। अब इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहले ट्रू एंड फॉल्स है। ओल्ड एज स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 तो वैसे हम 65 लेके ही चलेंगे, तो इसको हम 50 को तो मिडिल एडल्टहुड कहते हैं, तो ओल्ड तो नहीं कह सकते, 60 मिनिमम होना चाहिए। तो इसको अभी हम फॉल्स लिखेंगे, जबकि आपकी बुक में आई थिंक ये ट्रू दिया हुआ है, पर मेरे ख्याल से 60 होना चाहिए। ओल्ड पीपल हैव लिमिटेड रीजनरेटिव एबिलिटीज़ एंड मोर प्रोन टू डिसीजेज। ये एकदम ट्रू है कि उनकी लिमिटेड होती है रीजनरेटिव एबिलिटी। यंग ओल्ड एडल्टली अपीयर फ्रेल एंड शो साइंस ऑफ डिक्लाइन। ये ट्रू है बिल्कुल। एजिंग, विद एजिंग पेरिफेरल विजन इज रिड्यूस्ड। ये भी ट्रू है। पेरिफेरल विजन मतलब साइड से जो हमें दिखता है अपनी आई से, वो रिड्यूस हो जाता है। द ओल्डर हार्ट स्लोज डाउन एंड इज लेस एबल टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। तो स्लो डाउन हो जाता है ओल्डर हार्ट, बिल्कुल ठीक है। और लेस एबल टू पंप ब्लड, तो ये ट्रू है सारा कुछ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले डीजेनरेशन ऑफ आई मसल्स एंड डैश ऑफ द लेंस आर एसोसिएटेड विद एजिंग। तो डीजेनरेशन होती है आई मसल्स की, और लेंस में क्या हो जाता है, क्लाउडिंग होना शुरू हो जाती है। द स्किन सर्व्स एज अ डैश फंक्शन बाय बफरिंग अस। तो स्किन हमारे को प्रोटेक्ट करती है बफरिंग करके, जो बाद में नहीं होता। रेगुलर एक्सरसाइज सच एज डेली वॉक कैन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। डेली वॉक करोगे तो ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो सकती है। इम्यून सिस्टम डिक्लाइंस एज टी सेल्स बिकम लेस इफेक्टिव। और लास्ट में है डैश इज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेम्ड पेनफुल स्वोलन जॉइंट मसल्स। तो ये अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। तो ये आपका यूनिट यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।